दोस्तों, 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा राज्य के कटक में एक बच्चा जन्म लेता है। वो एक बंगाली संपन्न परिवार में बड़ा होने लगता है। उस लड़के की स्कूल की पढ़ाई शुरू होने लगती है। कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में उसका दाखिला करा दिया जाता है। उसके बाद वो लड़का बड़ा हो जाता है और उसके कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कंप्लीट होती है। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माँ बाप उस लड़के को लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज देते हैं। और दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि उस समय अंग्रेजों का शासन भारत में चल रहा था और उस समय सिविल सर्विस में जाना बहुत ही ज्यादा कठिन था। परंतु उस लड़के ने अपने मेहनत के दम पर वहां एडमिशन भी लिया और उसने सिविल सर्विसेज एग्जाम में चौथा स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, ये होनहार और जोशीला लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे नेता, देश की आजादी में अपना बलिदान और सब कुछ निछावर कर देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। खैर, अब आप जान ही गए हैं कि वो बच्चा कौन था, तो अब बढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी की आगे की कहानी पर। और ये कहानी वहां जाकर खत्म होगी जहां पर उनकी मौत हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत अभी भी रहस्य बनी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त करने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेते हैं और शीघ्र भारत लौट आते हैं। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं। पर दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं होते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार अलग अलग थे, लेकिन वे ये अच्छी तरह जान चुके थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक है, यानी देश की आजादी। दोस्तों, पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं। 1938 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। उसके बाद वो राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन करते हैं। ये नीति गांधीवादी आर्थिक विचारों के अनुकूल नहीं होती है। 1939 में बोस एक गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजयी होते हैं। गांधी जी से अपनी हार के रूप में ले लेते हैं। उनके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी कहते हैं कि बोस की जीत मेरी हार है, और ऐसा लगने लगा कि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से त्याग पत्र दे देंगे। गांधी जी के विरोध के चलते इस विद्रोही अध्यक्ष ने त्याग पत्र देने की आवश्यकता महसूस करने लगते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस एक नया आंदोलन शुरू कर देते हैं। सुभाष बाबू के प्रभाव से अंग्रेजी सरकार भयभीत हो गई थी। तभी अंग्रेज उन पर आरोप लगाते हैं कि वे बम और पिस्तौल बनाने वाले क्रांतिकारियों के साथ है। इसके बाद उन्हें कुछ दिन कोलकाता के जेल में रखा जाता है। बाद में मांडले, बर्मा के जेल में भेज दिया जाता है, जहां लगभग 16-17 साल पहले लाला लाजपत को एवं लोकमान्य बाल गंगाधर को रखा गया था। अपने जीवन में सुभाष बाबू को कुल 11 बार कारावास होता है। राजनीतिक प्रेरणा स्रोत देश बंधु चित्तरंजन दास के निधन का समाचार सुभाष बाबू को मांडले जेल में मिलता है। ये उनके लिए बहुत ही दुखदाई समाचार था। 11 महीने की कारावास में उनको इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी इस खबर से हुई। देश बंधु चित्तरंजन दास की कही बात, बंगाल के जल, बंगाल की मिट्टी में एक चित्तरंजन सत्य निहित है से सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता से दूरी का एहसास होने लगा था। फिर वे जेल में रहने का उनको दुख नहीं था। उनका मानना था कि भारत माता के लिए कष्ट सहना गौरव की बात है। मांडले जेल में अधिक बीमार हो जाने के कारण
सरकार उनको छोड़ने का हुक्म दे देती है और सुभाष चंद्र बोस जेल से बाहर आ जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में वापस भारत की आजादी के लिए काम करने लगते हैं। इसी दौरान क्रांतिकारी नेता यतीन्द्रनाथ लाहौर जेल में 63 दिन के भूख हड़ताल करके प्राण त्याग देते हैं। शहीद यतीन्द्रनाथ की शव यात्रा को पूरे जोश के साथ निकाला जाता है। इस अवसर पर सुभाष बाबू अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही जोशीला भाषण देते हैं, जिस वजह से उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार जब कई बार जेल भेजकर सरकार थक गई तो उनको नजरबंद कर दिया जाता है। इस हालत में सुभाष बाबू का स्वास्थ्य फिर से खराब हो जाता है। दोस्तों, जेल से रिहा करने के बजाय इनको इलाज के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया जाता है, पर नेताजी विदेश में रहकर भी देश की स्वाधीनता के लिए कार्य करते हैं। पिता की बीमारी की खबर मिलने पर सरकार के मना करने पर भी नेताजी भारत आए, लेकिन जहाज से उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर नेताजी इस शर्त पर छोड़े जाते हैं कि जब तक भारत में रहेंगे किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। पिता के अंतिम क्रियाकर्मों के बाद उन्हें विदेश वापस जाना पड़ता है। 2 साल बाद नेताजी फिर से वापस भारत आते हैं, लेकिन एक बार फिर से वो पकड़ लिए जाते हैं और जब सभी प्रांतों में कांग्रेसी सरकार बन जाती है तब नेताजी जेल से रिहा हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद 1938 में नेताजी कांग्रेस के सभापति बनाए जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष चंद्र बोस के कार्यशैली के साथ शामिल हो जाते हैं। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुन तो लेते हैं, मगर गांधी जी को सुभाष बाबू की कार्य पद्धति पसंद नहीं आती है। इसी दौरान यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बादल छा रहे थे। सुभाष बाबू चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का फायदा उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तेज कर दिया जाए। नेताजी अपने अध्यक्ष पद के कार्यकाल में इस तरफ कदम उठाना भी शुरू कर देते हैं। गांधी जी इस विचारधारा से सहमत नहीं होते हैं। भगत सिंह को फांसी से ना बचा पाने पर भी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी एवं कांग्रेस से नाखुश थे। इन मतभेदों के कारण आखिरकार सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं। दोस्तों, उसके बाद सन 1940 में रामगढ़ कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर सुभाष बाबू समझौता विरोधी कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं और उसमें बहुत जोशीला भाषण देते हैं। ब्लैक होल स्मारक को देश के लिए अपमानजनक बतलाकर उसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ देते हैं। इससे अंग्रेज सरकार उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। जेल में ही नेताजी भूख हड़ताल कर देते हैं और आखिर अंग्रेजों को उन्हें छोड़ना ही पड़ता है और उनकी मांग के आगे झुकना पड़ता है, जिससे ब्लैक होल स्मारक को हटाना स्वीकार किया जाता है। सन 1941 में जब कोलकाता की अदालत में मुकदमा पेश होना था तो पता चला कि नेताजी घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। दरअसल सुभाष चंद्र बोस भेष बदलकर पहरेदारों के सामने से ही निकल गए थे। भारत छोड़कर नेताजी सबसे पहले काबुल जाते हैं, उसके बाद जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं। फिर नेताजी जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना करते हैं। जर्मनी से गोताखोर नाव द्वारा जापान पहुंचते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेताजी जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं और युवाओं को आह्वान करते हुए कहते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों, इस लाइन से युवाओं में जोश भर जाता है। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार कोलकाता में नजरबंद कर लेती है, लेकिन वो अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकलते हैं।
वो अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचते हैं। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। वो 1933 से लेकर 1936 तक यूरोप में रहे। यूरोप में ये दौर था हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फांसीवाद का। नाजीवाद और फांसीवाद का निशाना इंग्लैंड था, जिसने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर एक तरफा समझौते थोपे थे। वे उसका बदला इंग्लैंड से लेना चाहते थे। भारत पर भी अंग्रेजों का कब्जा था और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी में भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेताजी ब्रिटिश हुकूमत और देश की आजादी के लिए कई काम करते हैं। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं और आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं। दोस्तों, इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचते हैं। यहीं पर नेताजी अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" देते हैं। उसके बाद दोस्तों, वो घड़ी आ गई जिसके बारे में लोगों ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, तारीख थी 18 अगस्त और साल 1945। नेताजी हवाई जहाज से जापान की राजधानी टोक्यो के लिए उड़ान भरते हैं। तभी ताइवान के पास नेताजी का हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त या ब्लास्ट हो जाता है और उसी दुर्घटना में नेताजी का निधन हो जाता है। ऐसा पूरी दुनिया को बताया जाता है, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाता। पूरे देश में सन्नाटा सा छा जाता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर शायद कुछ लोगों को सब कुछ समझ आ रहा था। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक रहस्य बन चुका था। दोस्तों, नेताजी की मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है। दोस्तों, ये तो था पहला कारण। नेताजी की मौत के विषय में एक बात और कही जाती है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी हो गया था। वो रूस से सहायता मांगने का निश्चय करते हैं और 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ उड़ान भरते हैं, पर नेताजी मंचूरिया पहुंचते ही नहीं हैं। इस सफर के दौरान ही नेताजी लापता हो जाते हैं। इस दिन के बाद नेताजी कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो बताता है कि साइगॉन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे। 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल शोदेई, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल जाते हैं। उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां नेताजी दम तोड़ देते हैं। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया था। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रैंकोजी मंदिर में रख दी जाती हैं। दोस्तों, 15 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात 9 बजे हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त करते हैं। दोनों बार ये नतीजा निकलता है कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही मारे गए। लेकिन जिस ताइवान की धरती पर ये दुर्घटना होने की खबर थी, उस ताइवान देश की सरकार ने इन दोनों आयोगों ने कोई बात ही नहीं की।
दोस्तों, है ना ये चौंकाने वाली बात। खैर, 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया जाता है। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। दोस्तों, ये बात बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली और दिल को दहला देने वाली थी। दोस्तों, 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहां लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ, ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक में नेताजी के होने को लेकर कई दावे पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। छत्तीसगढ़ में तो सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया, परंतु राज्य सरकार ने इसे हस्तक्षेप के योग्य न मानते हुए मामले की फाइल ही बंद कर दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी तक जिंदा है, या क्या देश की आजादी उन्होंने अपने आँखों से देखी होगी? क्या उनकी मौत 80-90 के आयु में हुई होगी? अगर इनमें से कुछ भी आपको सही लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे इतना समय बीत चुका है, अब तो नेताजी जिंदा नहीं होंगे। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियो जैसे ही अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और आप तुरंत वो जानकारी अर्जित कर लें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार।